हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल है आप सबके। मैं हूं आपकी प्यारी बॉटनी एजुकेटर भानुप्रिया और आज मैं आपके सामने लाई हूं एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है मियोसिस। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके देखा जाए पीवाईक्यू में बहुत ही बार, हर बारी मैक्सिमम हर बारी एक इससे क्वेश्चन एक ना एक आया ही आया है। तो आज हम पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। सबसे पहले आप सबके मन में एक क्वेश्चन आता होगा कि मैम हम मियोसिस पढ़ते क्यों है, रिक्वायरमेंट क्या है मियोसिस की। तो देखो बच्चों, क्या होता है, हमारा बॉडी जो हमारी जो बॉडी है क्या है, मल्टी सेलुलर है। सारे सेल्स डिवाइड करते रहते हैं, सारे सेल्स डिवाइड करते रहते हैं। कौन सी डिवीजन होती है, माइटोसिस होती है। चाहे हमें कहीं चोट लग जाए, चाहे हमारे नेल्स बड़े हो, कुछ भी हो, हमारी ग्रोथ हो, ये सारे सेलुलर फेज में कौन सी सबसे ज्यादा सेल डिवीजन होती है, वो कौन सी है, माइटोसिस है। तो मियोसिस की क्या रिक्वायरमेंट हो गई है, मियोसिस इसलिए करते हैं वेरिएशंस लाने के लिए। हम जैसे कि बहुत लोग, सारे के सारे लोग क्या है, एक दूसरे से डिस्टिंक्ट है, कुछ ना कुछ परसेंट से डिस्टिंक्ट है। वो क्यों है, वो वेरिएशंस के वजह से है। और वो वेरिएशंस किससे आती है, वो आती है मियोसिस से, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपका आना चाहिए वो क्या आना चाहिए कि मियोसिस क्या करता है, प्रमोट वेरिएशंस। क्या करता है, प्रमोट वेरिएशंस, ठीक है। वेरिएशंस को प्रमोट करता है। और वेरिएशंस किस वजह से होता है वो हम आगे चल के पढ़ेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है जिसे हम क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर के वजह से ये वेरिएशंस होती है, ठीक है। किस वजह से होती है, क्रॉसिंग ओवर के वजह से ये वेरिएशंस होती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसको हम रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको, रिडक्शनल डिवीजन। क्या कहते हैं, रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं। अब रिडक्शनल डिवीजन क्यों कहते हैं हम इसको, चलो बताओ जल्दी जल्दी। रिडक्शनल डिवीजन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। क्या हो जाता है, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। क्या हो जाता है, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। अब याद करो कि माइटोसिस में क्या होता था, क्रोमोसोम नंबर कंजर्व रहता था, है ना। जो पेरेंट सेल में था वही डॉटर सेल में था। अब यहाँ पे क्या है, ये इंटरेस्टिंग बात है कि ये रिडक्शनल डिवीजन है, इसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, ठीक है। अब ये सारे टाइप के सेल्स में होता है, ये बताओ सारे टाइप के सेल्स में होता है, नहीं, ये डिप्लॉयड सेल्स में होता है। डिप्लॉयड सेल्स तो सोमैटिक सेल्स भी होते हैं हमारे बॉडी में। देखो हमारे बॉडी में क्या है, सोमैटिक सेल्स भी है, तो उनमें भी होता है, नहीं बिल्कुल नहीं होता। डिप्लॉयड सेल्स में भी, अगर ह्यूमन की बात करें, हम ह्यूमन की बात करें तो किस में होता है, गोनैड सेल्स में होता है। गोनैड सेल्स कौन से सेल्स होते हैं, जो गैमेट्स बनाते हैं, ठीक है। डिप्लॉयड सेल में, ह्यूमन में भी वहां होता है जो गोनैड सेल्स होते हैं। और बाकी और ऑर्गेनिजम्स में भी सिर्फ डिप्लॉयड सेल्स में होता है, ठीक है। और ये क्या इंश्योर करता है, टू इंश्योर हैप्लॉइड फेज। क्या इंश्योर करता है, हैप्लॉइड फेज इंश्योर करता है, ठीक है। मियोसिस क्या करता है, हैप्लॉइड फेज इंश्योर करता है। तभी तो ये हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें कि ये और किस में हो सकता है, किस में होता है मियोसिस, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है। अब एसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म में हो नहीं सकता, तो किस में होता है, ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में होता है, ठीक है। सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में होता है, जैसे कि प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब एक बात बताओ मुझे कि ह्यूमंस में गोनैड सेल्स में होता है ना। गोनैड सेल्स में क्या बनाता है, अब ह्यूमंस में बताओ, चलो बताओ मुझे, ह्यूमंस में क्या करता है, गोनैड सेल्स होते हैं। ये क्या है, एक हमारा स्पर्म है, ठीक है। ये क्या है, स्पर्म है, ठीक है। इसमें डीएनए कंटेंट क्या है, बताओ जल्दी बताओ, N है, और डीएनए कंटेंट क्या है, C है, ठीक है, क्योंकि ये मियोसिस से बना हुआ है। ये क्या है, मियोसिस से बना हुआ है स्पर्म। और सिमिलरली एग यानी कि ओवा फीमेल में होता है, ठीक है। और ये इसमें भी क्या, क्रोमोसोम N है और डीएनए कंटेंट C है। अब ये जब फ्यूज हो जाएगा, फर्टिलाइज हो जाएगा, क्या बनाएगा, ये एक जाइगोट बनाएगा। क्या बनाएगा, जाइगोट, ठीक है। और इसमें क्या होगी प्लॉइडी, 2N और 2C होगी, ठीक है।
इसमें क्या प्लॉइडी होगी, 2n और 2c होगी। तो ये जो प्रोसेस है मियोसिस प्रोसेस जो है वो स्पेशलाइज्ड डिप्लॉइड सेल्स में होते हैं, ठीक है। स्पेशलाइज्ड डिप्लॉइड सेल अगर हम बात करें ह्यूमंस में स्पेशलाइज्ड डिप्लॉइड सेल्स कौन से होते हैं, गोनैड सेल्स, ठीक है। गोनैड सेल्स होते हैं स्पेशलाइज्ड डिप्लॉइड सेल, जिनमें क्या होते हैं, मियोसिस होके स्पर्म्स ओवा बनती है जो फ्यूज होके जाइगोट बनाती है। अब ये पता है कि हम जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है वो एक सिंगल जाइगोट से ही डेवलप होते हैं, है ना, सिंगल जाइगोट से ही डेवलप होते हैं, माइटोसिस कर करके हमारी ग्रोथ होती है, तब हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनते हैं। तो ये क्या है, एक ओवरव्यू है, ये पूरा बताया मैंने आपको मियोसिस क्या होता है, क्या कैसे कैसे होता है, ठीक है, प्रोसेस। अब आगे अगर हम देखेंगे, आगे अगर हम बढ़ेंगे तो इसमें अब आपको बिल्कुल डिटेल तरीके से बताऊंगी मैं, ठीक है। सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या है, जीवन फेज है। जीवन फेज में आपको पता है क्या होता है, डीएनए कंटेंट पढ़ा था ना हम लोगों ने, बताओ जल्दी, जीवन फेज में क्या होता है, डीएनए कंटेंट। जीवन फेज में क्या होता है, डीएनए कंटेंट 2n क्रोमोसोम नंबर होता है, डीएनए कंटेंट क्या होता है, 2c होता है ना, 2n और 2c होता है, सही बात है या नहीं बात है। अब यहाँ पे क्या है, ये एकदम धागे जैसे क्रोमैटिन्स प्रेजेंट है, ठीक है, क्या प्रेजेंट है, क्रोमैटिन्स प्रेजेंट है, ठीक है ना, धागे जैसे प्रेजेंट है। अब G2 में क्या होता है, अब यहाँ पे जीवन से S फेज में जाएगा, S फेज में जाके क्या होगा, क्या होगा बताओ, डीएनए का डुप्लीकेशन होगा या नहीं होगा, डीएनए डुप्लीकेट करेगा, डीएनए डुप्लीकेट करेगा, ठीक है, डीएनए क्या करेगा, डुप्लीकेट करेगा। डुप्लीकेट करने के बाद क्या होगा, डीएनए डुप्लीकेट करने के बाद क्या होगा बताओ जल्दी, डीएनए डुप्लीकेट करने के बाद डीएनए कंटेंट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। कोई भी सेल में अगर अमाउंट 2c था तो डीएनए कंटेंट बढ़ के क्या बन गया बताओ, क्या बन गया, 4c, ठीक है, डीएनए कंटेंट 4c बन गया। तो अब देखो यहाँ पे हमारा क्या बन चुका है G2 फेज में, यहाँ पे ऑल्दो हमारा क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा, क्रोमोसोम नंबर याद रखना इसमें सेम रहेगा, हमारा डीएनए कंटेंट क्या हो जाएगा, 2c से 4c हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे पहले एक ही धागा था ना, एक ही धागा था ना, अब यहाँ पे क्या हो गया, 2 धागे हो गए, सेम यहाँ पे एक धागा था, यहाँ पे क्या हो गए, 2 धागे हो गए, मतलब इसने अपने आप को रेप्लिकेट कर लिया। अब देखो G2 फेज के बाद अब हम देखेंगे मियोसिस 1, ठीक है, M फेज आता है ना G2 फेज के बाद। तो देखो M फेज जब आएगा तो M फेज हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, मियोसिस की। मियोसिस 1 में जब होगा रिजल्टेंट डॉटर सेल्स कौन सी बनेगी, रिजल्टेंट डॉटर सेल्स 2 सेल्स बनेंगी, ठीक है। अब इनमें क्या होगा, जल्दी देखो यहाँ पे, इनमें क्या होगा, इनमें क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, जल्दी बताओ, इनमें क्या होगा, मियोसिस 1 में जो रिजल्टेंट सेल्स आएंगे उनमें क्या होगा, डीएनए कंटेंट देखो n प्लॉइडी है और 2c इनका डीएनए कंटेंट है, ठीक है। अब ये बात आती है कि मियोसिस 1 के बाद हम मियोसिस 2 क्यों करते हैं, क्या रीजन है हमारा मियोसिस 2 करने का। यहाँ पे देखो डीएनए कंटेंट अभी भी 2c ही है, हमें कहाँ लेके आना है, C पे लेके आना है डीएनए कंटेंट, क्या करना है हमें, C पे लेके आना है डीएनए कंटेंट। क्रोमोसोम नंबर हमारा हाफ यहीं पे हो जाता है, हाफ क्रोमोसोम नंबर जो है, क्रोमोसोम नंबर हाफ जो है वो कहाँ पे होता है, हमारा मियोसिस 1 में ही हो जाता है। एक्चुअल जो रिडक्शनल डिवीजन है वो हमारा मियोसिस 1 ही है, क्या है, मियोसिस 1 ही हमारा एक्चुअल रिडक्शनल डिवीजन है, ठीक है, क्या है, मियोसिस 1 हमारा एक्चुअल रिडक्शनल डिवीजन है जिसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। अब यहाँ पे देखो जो 2 सेल्स प्रेजेंट हुई है ये भी बाद में जाके क्या करती है, मियोसिस 2 में जाती है, एक सिंगल धागे वाले बना देते हैं, ठीक है, एक सिंगल धागे वाले क्रोमोसोम्स बना देते हैं। अब यहाँ पे देखो कंटेंट जो है क्या हो गया है, C हो गया है। मियोसिस 2 क्या है फिर आपका, अब बताओ मियोसिस 2 बिल्कुल किसकी तरह है, माइटोसिस की तरह है ना, यानी कि क्या है, ये इक्वेशनल डिवीजन है, क्या है, ये इक्वेशनल डिवीजन है, समझ गए ना, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया ना। रिडक्शनल कौन सा है, इक्वेशनल कौन सा है, क्रोमोसोम नंबर हाफ किस में हो रहा है, डीएनए कंटेंट 1/4 किस में हो रहा है, ठीक है, डीएनए कंटेंट 1/4 किस में हो रहा है। अब हम आगे चलते हैं, आगे अच्छे से पढ़ते हैं हम ये फेज को, ठीक है। अब मियोसिस 1 जो है इसमें हम क्या पढ़ेंगे,
इसमें क्या होता है एक्चुअली, क्रोमोसोम पेयर सेपरेट होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, क्रोमोसोम पेयर सेपरेट होते हैं, ठीक है, क्रोमोसोम पेयर सेपरेट होते हैं। और इसमें क्या होता है, मियोसिस 2 में क्रोमैटिड सेपरेट होते हैं। कौन होता है, क्रोमैटिड सेपरेट होते हैं, ठीक है, क्रोमैटिड सेपरेट होते हैं। अब ये फेज भी सब डिवाइडेड होते हैं, ठीक है। कितने फेजेस में डिवाइड होंगे, 5 फेज में। कौन कौन से फेजेस है बताओ अब इसमें जल्दी जल्दी, या जैसे माइटोसिस में करा था प्रोफेज, ठीक है, बस सबके आगे 1 1 लगा देना है। प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, ठीक है, मेटाफेज 1। सिमिलरली कौन सा आ जाएगा ये, एनाफेज 1, ठीक है, कौन सा आएगा ये, एनाफेज 1। और वैसे ही सिमिलरली क्या आएगा ये, टीलोफेज 1, ठीक है, टीलोफेज 1। और आज जो हम पढ़ेंगे वो डिटेल में पढ़ेंगे प्रोफेज 1, उसके सारे सब टाइप्स पढ़ेंगे। सिमिलरली मियोसिस 2 भी सेम, प्रोफेज P2 मैं ऐसे करके लिख रही हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे डिटेलिंग में लिख दिया, ठीक है, मेटाफेज 2, ठीक है, फिर आता है एनाफेज 2, फिर आता है आपका टीलोफेज 2, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात है, देखो जो पहले हमने क्या पढ़ा था, जो ये स्लाइड में क्या पढ़ा था कि मियोसिस से क्या कितने सेल्स बन रहे हैं, टोटल 4 सेल्स बन रहे हैं। और 4 कौन से हैं, ये हैप्लॉइड सेल्स है ना। क्या बन रहे हैं, 4 हैप्लॉइड सेल्स, 4 हैप्लॉइड सेल्स बन रहे हैं, ठीक है, 4 हैप्लॉइड सेल्स बन रहे हैं, जो कि सारे के सारे क्या है, N है, क्रोमोसोम नंबर हाफ है, और डीएनए कंटेंट 1/4 हो चुका है। सिमिलरली एम फेज की अगर हम बात करें तो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, मियोसिस 1, मियोसिस 2। इन दोनों के बीच में भी एक छोटा सा इंटरवल आता है। क्या आता है, एक छोटा सा इंटरवल आता है इनके बीच में भी। अब ये थोड़ी ना एकदम से मियोसिस 1 हुआ तुरंत ही मियोसिस 2 हो गया, नहीं भाई, मियोसिस 2 होने से पहले भी तो सेल को प्रिपेयर करना पड़ेगा ना। अब जो सेंट्रियोल यहाँ पे यूज हो गया है वो यहाँ पे कैसे होगा, यहाँ के लिए भी तो सेंट्रियोल चाहिए होगा ना। तो ये सारे प्रिपरेटरी फेज एक शॉर्ट फेज होता है, जिसको क्या कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, इंटरकाइनेसिस। क्या कहते हैं, इंटरकाइनेसिस, इंटरकाइनेसिस। अब देखो इंटरकाइनेसिस या इंट्रामियोटिक गैप भी कह सकते हैं। अब फीचर क्या है इंटरकाइनेसिस का, बताओ इंटरकाइनेसिस की फीचर क्या क्या हो जाएगी। इंटरकाइनेसिस में क्या क्या होता है, आरएनए डुप्लीकेट होता है, ठीक है, आरएनए सिंथेसिस होगा, आरएनए सिंथेसिस होगा, ठीक है, सेंट्रियोल डुप्लीकेट करेगा, सेंट्रियोल डुप्लीकेट करेगा, क्या करेगा, सेंट्रियोल डुप्लीकेट करेगा, क्या करेगा, सेंट्रियोल डुप्लीकेट करेगा। और वहीं अगर देखा जाए तो क्या यहाँ पे डीएनए का सिंथेसिस होगा, डीएनए रेप्लिकेट करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। डीएनए सिर्फ एक ही बार रेप्लिकेट करेगा, कब, याद करो, इंटरफेज के टाइम पे। इंटरफेज में भी कब, एस फेज, याद आया, एस फेज में डीएनए रेप्लिकेट करेगा, और वो भी एक ही बार डीएनए रेप्लिकेट करता है, ठीक है। तभी तो क्या कहते हैं एम फेज को, एम फेज को हम क्या कहते हैं, एम फेज को बताओ क्या कहते हैं, एम फेज को बताओ क्या कहते हैं, कि 2 साइकिल्स ऑफ सेल डिवीजन होती है, 2 साइकिल्स ऑफ सेल डिवीजन होती है। कितनी साइकिल होती है सेल डिवीजन की, 2, ठीक है, 2 साइकिल होती है सेल डिवीजन की, 2 कैरियोकाइनेसिस, 2 साइटोकाइनेसिस होती है, बट ओनली, सिर्फ ओनली 1 साइकिल ऑफ, ओनली 1 टाइम, ठीक है, ओनली 1 टाइम एस फेज होता है। एस फेज में यानी कि डीएनए डुप्लीकेट एक ही बार होता है, ओनली 1 टाइम एस फेज, यानी कि डीएनए डुप्लीकेट सिर्फ एक ही टाइम होता है, ठीक है। यहां तक बात क्लियर हो चुकी है, तो आगे बढ़ते हैं। यहां तक बात क्लियर हो चुकी है तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये हो गया बिल्कुल क्लियर, ठीक है। इंटरकाइनेसिस हो गया है, मियोसिस 1, मियोसिस जो है 2 फेज में डिवाइडेड है, सबके अपने अपने फेज है, ठीक है। अब बात करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं प्रोफेज 1 से। अब प्रोफेज 1 का जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो है प्रोफेज 1 का, ये मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है प्रोफेज 1 का, जो हम बात करेंगे अभी, कि प्रोफेज 1 भी डिवाइडेड होता है सब टाइप्स में, ठीक है, प्रोफेज 1 भी डिवाइडेड होता है सब टाइप में। प्रोफेज 1, ठीक है, क्या होता है प्रोफेज 1, प्रोफेज 1 भी डिवाइडेड होता है सब टाइप्स में। कौन कौन से टाइप होते हैं प्रोफेज 1 के, बताओ, लेप्टोटीन, ठीक है, कौन कौन से होते हैं, लेप्टोटीन, फिर बताओ जाइगोटीन, ठीक है, कौन कौन से होते हैं, जाइगोटीन, फिर आता है पैकाइटीन,
कौन सा आता है, पैकाइटिन, ठीक है, फिर आता है डिप्लोटीन, फिर कौन सा आता है, डिप्लोटीन, उसके बाद लास्ट में कौन सा आता है आपका, डायाकाइनेसिस, डायकाइनेसिस, ठीक है। अब याद करने की सबसे अच्छी ट्रिक है, टीन 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 वाले एक साथ है, देखो टीन टीन वाले एक साथ है ना, लास्ट में क्या आ गया, डायकाइनेसिस आ गया, है ना। अब प्रोफेज 1 की भी एक फीचर है, बहुत अच्छा फीचर है, बहुत यूनिक फीचर है। देखो मैं तभी कहती हूँ कि कोई भी चीज़ पढ़ने के लिए ना, आप अगर उसको इंटरेस्टिंग वे में पढ़ोगे तो बहुत अच्छा लगेगा वो टॉपिक, आपको क्या लगेगा, बहुत ही बढ़िया और उम्दा टॉपिक लगेगा। प्रोफेज 1 की भी एक खासियत है, क्या खासियत है कि ये सबसे लॉन्गर फेज होता है। कौन सा होता है ये, लॉन्गर फेज होता है, ठीक है, लॉन्गर फेज होता है देन, किससे होता है, देन माइटोटिक प्रोफेज, ठीक है, माइटोटिक प्रोफेज से सबसे लंबा फेज होता है, माइटोटिक प्रोफेज से भी बड़ा फेज होता है ये, ठीक है। और ये क्या है, ये सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स फेज भी है। अब आगे चल के आपको पता चलेगा कि ये कॉम्प्लेक्स फेज क्यों है, ऐसा क्यों कह रहे हैं कॉम्प्लेक्स फेजेस में, बहुत सारे प्रोसेसेस एक साथ चलते हैं, ठीक है। सबसे जो वेरिएशन वाला जो मैंने पहले स्टार्टिंग में बताया था, क्रॉसिंग ओवर, वो सारा जो है वो इसी फेज में होता है, तभी ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स फेज है, ठीक है। अब ये जो 5 टाइप में डिवाइड किया था हमने प्रोफेज को, प्रोफेज 1 को, वो किस बेसिस में किया था बताओ, क्रोमोसोमल बिहेवियर, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोमल बिहेवियर, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोमल बिहेवियर, ठीक है। ध्यान से देखो यार, यहाँ पे पढ़ा रही हूं मैं आप लोगों के लिए, ठीक है, तो पे अटेंशन होके यहाँ पे पढ़ो। प्रोफेज 1 5 पार्ट में डिवाइडेड है, किस बेसिस में, क्रोमोसोमल बिहेवियर के बेसिस में, ठीक है। लॉन्गर फेज है, माइटोटिक प्रोफेज से भी ज्यादा बड़ा है प्रोफेज 1। कॉम्प्लेक्स फेज है क्यों, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रोसेसेस चलेंगे जो हम आगे चल के अभी बात करेंगे, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम फेजेस ऑफ प्रोफेज 1, ठीक है। सबसे पहला फेज हमने पढ़ा था, देखा था कौन सा है, लेप्टोटीन। लेप्टोटीन में क्या है बताओ, लेप्टोटीन में क्या है, लेप्टोटीन की खासियत क्या है, लेप्टोटीन की खासियत ये है कि क्रोमैटिन जो है वो कंडेंस होना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, कंडेंस होना स्टार्ट करेंगे। उसके बाद क्या है, क्रोमोसोम अपीयर हो जाएंगे, ठीक है, क्रोमोसोम अपीयर स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, अपीयर होने लग जाएंगे, अपीयर या फिर विजिबल होना स्टार्ट हो जाएंगे, किसके अंडर बताओ, इलेक्ट्रॉन या कंपाउंड बताओ, अंडर लाइट माइक्रोस्कोप, ठीक है, लाइट माइक्रोस्कोप के अंडर दिखना स्टार्ट हो जाएंगे ये। और एक सबसे बड़ी बात है कॉम्पैक्शन भी होगा इनमें, ठीक है, कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम, मतलब क्या बोल रहे हैं कि कंडेंसेशन, बहुत ज्यादा एकदम से कॉम्पैक्ट होना, ठीक है, कॉम्पैक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे दिखना, ठीक है, ये, ठीक है। तो ये क्या है, लेप्टोटीन का है। नेक्स्ट स्टेज जो है हमारा जाइगोटीन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है। अब यहाँ पे देखो क्या होता है, यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ देखो, ठीक है, यहाँ पे अटेंशन करो, यहाँ पे क्या होता है जाइगोटीन में क्या होता है। अब याद होगा आपको कि हमारे बॉडी में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, है ना, 46 क्रोमोसोम, 23 पापा से आए, 23 मम्मी से आए, है ना। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या है, एक जो ये क्रोमोसोम है वो अपना, यहाँ पे ये एक क्रोमोसोम है, ये भी यहाँ पे एक क्रोमोसोम है, ठीक है, ये भी यहाँ पे एक क्रोमोसोम है। सिमिलरली ये दूसरा होम पेयर है क्रोमोसोम का, सिमिलरली ये भी दूसरा पेयर है। ये आपस में आके क्या करने लग जाएंगे, देखो यहाँ पे ये आपस में आके पेयरिंग करने लग जाएंगे, देख रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पेयरिंग करना स्टार्ट हो जा रहा है। ये क्रोमोसोम है, ये भी क्रोमोसोम है, यहाँ पे क्या होने लग जा रहा है, इनका पेयरिंग स्टार्ट हो जा रहा है, ठीक है। और ये पेयरिंग को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे क्या होता है, पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम, क्या होता है, पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम, क्या होता है, पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम। और ये पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम को हम क्या कहते हैं, ये पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम जो क्रोमोसोम पेयर करते हैं उनको क्या कहते हैं, होमोलॉगस क्रोमोसोम, ठीक है, होमोलॉगस क्रोमोसोम कहते हैं, ठीक है, होमोलॉगस क्रोमोसोम कहते हैं। और ये प्रोसेस ऑफ पेयरिंग को, यानी कि क्या है,
प्रोसेस ऑफ पेयरिंग, प्रोसेस ऑफ पेयरिंग, प्रोसेस ऑफ पेयरिंग को हम क्या कहते हैं बताओ, प्रोसेस ऑफ पेयरिंग को हम क्या कहते हैं, साइनैप्सिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, साइनैप्सिस कहते हैं। जैसे जैसे एक पापा की साइड से है, एक मम्मी की साइड से है, ठीक है, ये मान लो क्रोमोसोम 1 है, ये क्रोमोसोम 1 है, दोनों आए एक साथ जुड़ गए, ठीक है। सिमिलरली 2 है, ये 2 है, ये आए आपस में आए, सिमिलरली पेयर होने लग गए, ठीक है। अब ये पेयरिंग को इनिशिएट कौन करता है, इनहैंस कौन करता है, कौन इनको जोड़े रखता है, यहाँ पे एक केमिकल टाइप का सब्सटेंस फॉर्म होता है, देख रहे हो, यहाँ पे एक केमिकल सब्सटेंस फॉर्म होता है, और ये केमिकल सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, ये केमिकल सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, साइनैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। क्या कहते हैं हम इसको, साइनैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। ये एक क्या है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जो क्रोमोसोम्स के बीच में प्रेजेंट होता है, जो क्रोमोसोम्स को चिपका के रखता है, क्या करता है, चिपका के रखता है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, साइनैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अब याद देखो, यहां से देखो अब तुम लोग, ठीक है। अब यूनिवेलेंट क्रोमोसोम तो तुम्हें पता है, यूनिवेलेंट क्रोमोसोम कौन से होते हैं, यूनिवेलेंट क्रोमोसोम बताओ कौन से होते हैं, जब एक ही क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, ठीक है, एक क्रोमोसोम पेयर है, ठीक है, ये क्या है, एक क्रोमोसोम पेयर है, 1 क्रोमोसोम पेयर है, ठीक है, 1 क्रोमोसोम पेयर है, तो इसको हम क्या कहते हैं, यूनिवेलेंट। अब इसमें देखो, यहाँ पे क्या है, एक सिस्टर क्रोमैटिड है, यहाँ पे 2 सिस्टर क्रोमैटिड है, यानी कि 2 सिस्टर क्रोमैटिड है ना, एक क्रोमोसोम पेयर है, 2 सिस्टर क्रोमैटिड है। अब यहाँ पे एक फीचर आया है, कौन सा फीचर है बताओ मुझे, यहाँ पे क्या आया है, एक फीचर आया है, कौन सा फीचर है ये बताओ, कौन सा फीचर है ये बताओ जल्दी यार, कौन सा फीचर है ये जो आया है, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस आया है जो अब मैं बता रही हूँ तुम लोगों को, कि जैसे हमारा क्या है, जाइगोटीन की हम बात कर रहे थे ना, जाइगोटीन की हम बात कर रहे थे, इसमें मैंने तुम्हें बताया था साइनैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है ना, साइनैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है, 2 क्रोमोसोम्स के बीच में, 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में साइनैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है, ठीक है, ये एक साइनैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स है। अब यहाँ पे क्या होता है, मैंने यूनिवेलेंट क्रोमोसोम बताया तुम्हें, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, एक ये क्रोमोसोम पेयर है, एक ये क्रोमोसोम पेयर है, एक ये दूसरा क्रोमोसोम पेयर है। तो ये जो 2 क्रोमोसोम पेयर है ना, ये जो 2 क्रोमोसोम पेयर है ना, ये जो 2 क्रोमोसोम पेयर है ना, इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम कहते हैं बाइवैलेंट। क्या कहते हैं, बाइवैलेंट। याद करो, यूनिवैलेंट मतलब एक क्रोमोसोम पेयर, क्या होता है, एक क्रोमोसोम पेयर यूनिवैलेंट होता है। अब ये जैसे 2 क्रोमोसोम पेयर है, ये दोनों क्रोमोसोम पेयर क्या होगा, ये होमोलॉगस क्रोमोसोम है, इनको क्या कहेंगे हम, बाइवैलेंट कहेंगे। अब इनमें देखो कि सिस्टर क्रोमैटिड्स कितने हैं, टोटल क्रोमैटिड्स कितने हैं, 1 2 3 4, 4 क्रोमैटिड्स है ना, देखो 1 2 3 4, टोटल कितने हैं क्रोमैटिड्स, 4 क्रोमैटिड्स है। 4 है कि नहीं है बताओ, 4 क्रोमैटिड्स है या नहीं है, 4 क्रोमैटिड्स है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे बताओ, इसको हम क्या बोलेंगे, टेट्राड। क्या बोलेंगे, टेट्राड। सबसे इंपॉर्टेंट है ये देख लो, बाइवेलेंट और टेट्राड का फॉर्मेशन कौन से स्टेज में होता है, जाइगोटीन स्टेज में होता है, ठीक है ना। ये हर बार नीट में आ चुका है क्वेश्चन, ये मैक्सिमम टाइम में आया, ठीक है, कि बाइवेलेंट और टेट्राड कौन से फेज में बनते हैं, ये आपका बनते हैं जाइगोटीन स्टेज में। अब ये बताओ मुझे, लाइट कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम क्रोमोसोम देख सकते हैं, लाइट माइक्रोस्कोप में हम क्रोमोसोम देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं, पर जो ये केमिकल से बना हुआ ये चीज है ना, ये जो साइनैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स है, तो नोट कर लो, जो साइनैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स है ना, जो साइनैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स है ना, वो किस में विजिबल होगा, विजिबल अंडर बताओ, इतना छोटा है तो किसके अंदर विजिबल होगा, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ही विजिबल होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ही विजिबल होगा, ठीक है ना, किसमें होगा, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ही विजिबल होगा। तो जाइगोटीन में क्या क्या हुआ याद करो, सबसे पहले साइनैप्सिस हुआ, पेयरिंग हुई, ठीक है, होमोलॉगस क्रोमोसोम आपस में जुड़ गए, जुड़ने जो चिपकते हैं, ये जो चिपकना है, ये चिपकने को हम क्या बोलेंगे, ये चिपकने को जो सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, इसको हम बोलते हैं साइनैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब जब 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम्स
चिपक जाते हैं तो क्या बनाता है, बाइवेलेंट, बाइवेलेंट बनता है, ठीक है, 2 क्रोमोसोमल पेयर बनता है बाइवेलेंट। और टेट्राड मतलब 4 क्रोमेटिड प्रेजेंट होते हैं। तो अब मेरे को ये बताओ कि ये जो दोनों है, ये जो दोनों क्रोमोसोम है, यहाँ पे अच्छे से क्लियर से दिखेगा तुम लोगों को, ये जो दोनों क्रोमोसोम्स है, और सही से दिखाती हूँ मैं तुम लोगों को, ये जो 2 क्रोमोसोम्स है, ठीक है, ये जो 2 क्रोमोसोम्स है, ठीक है। अब ये बताओ मुझे कि ये जो है, ये तो आपस में सिस्टर क्रोमैटिड्स है, ये दोनों, ठीक है, ये दोनों तो आपस में क्या है, ये दोनों तो आपस में सिस्टर क्रोमैटिड्स है, ठीक है। क्या है ये, सिस्टर क्रोमैटिड्स है, क्या है ये, सिस्टर क्रोमैटिड्स है, ठीक है, सिस्टर क्रोमैटिड्स है। सिमिलरली ये दोनों आपस में क्या है, सिस्टर क्रोमैटिड्स है, क्या है, ये भी आपस में सिस्टर क्रोमैटिड है, ठीक है, क्या है, ये भी आपस में सिस्टर क्रोमैटिड्स है। पर ये बताओ ये दोनों क्या हुए, ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों हो गए नॉन सिस्टर, क्या हो गए, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, ठीक है, क्या हो गए ये, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। और आगे चल के जो नेक्स्ट स्टेज हम पढ़ेंगे उसमें यही चीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसलिए मैंने अभी यहीं पे बता दिया कि कौन सा सिस्टर क्रोमैटिड है, कौन सा नॉन सिस्टर क्रोमैटिड है, ठीक है। अब ये ध्यान में रखना कि जो अभी तक हमने फेज पढ़े हैं, कौन सा फेज पढ़ा है बताओ, लेप्टोटीन और जाइगोटीन। ये लेप्टोटीन और जो जाइगोटीन है ना, ये कंपैरेटिवली शॉर्टर फेज होते हैं एज कंपेयर टू पैकाइटीन, जो नेक्स्ट स्टेज है हमारा, क्या है, ठीक है, नेक्स्ट स्टेज जो हमारा है वो उससे कंपैरेटिवली शॉर्टर होता है। तो ये क्या है, कंपैरेटिवली शॉर्टर। कौन से फेज होते हैं कंपैरेटिवली शॉर्टर, बताओ कौन से फेज होते हैं कंपैरेटिवली शॉर्टर, लेप्टोटीन और जाइगोटीन। कौन से फेज होते हैं, लेप्टोटीन और जाइगोटीन, एज कंपेयर टू किसके कंपैरिजन में, एज कंपेयर टू नेक्स्ट स्टेज यानी कि पैकाइटीन, ठीक है, पैकाइटीन से जो है छोटे होते हैं ये स्टेज, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे स्टेज की तरफ जो है हमारा पैकाइटीन, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट फेज है, जो वेरिएशंस लाने वाला फेज है वो यही फेज है, ठीक है। अब इसको हम डिटेलिंग से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से धीरे धीरे माइन्यूट लेवल पे समझेंगे। पैकाइटीन में सबसे पहली बात जो है, जो हमारा टेट्राड बना था, बाइवेलेंट बना था, कौन सी स्टेज में बना था, वो बना था हमारा जाइगोटीन स्टेज में, पर क्लियरली विजिबल, ठीक है, अंडर दिस स्टेज, ठीक है, अंडर दिस स्टेज मतलब पैकाइटीन स्टेज में ये बहुत क्लियरली विजिबल होंगे। कौन होगा, टेट्राड, ठीक है, टेट्राड और बाइवेलेंट जो होंगे क्लियरली कब विजिबल होंगे, नेक्स्ट स्टेज यानी कि पैकाइटीन में, ये भी मेंशन है, याद रखना, ठीक है। अब पैकाइटीन की खासियत क्या है, हमने लास्ट में पहले हमने क्या ड्रॉ किया था, होमोलॉगस क्रोमोसोम ड्रॉ किया था ना, होमोलॉगस क्रोमोसोम ड्रॉ किया था ना। अब यहाँ पे भी देखो ये क्या है, होमोलॉगस क्रोमोसोम है, ठीक है, होमोलॉगस क्रोमोसोम है। ये दोनों क्या है बताओ जल्दी, ये दोनों क्या है, सिस्टर क्रोमैटिड है, ये दोनों क्या है, सिस्टर क्रोमैटिड है, ठीक है, ये दोनों क्या है, सिस्टर क्रोमैटिड है, ठीक है, ये सिस्टर क्रोमैटिड है, ठीक है, क्रोमैटिड हो गई, सिस्टर क्रोमैटिड हो गई। और ये दोनों क्या हो गई, ये दोनों बताओ, ये दोनों क्या हो गई, ये और ये दोनों क्या हो गई, ये दोनों क्या हो गई, नॉन सिस्टर, क्या हो गई, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड हो गई, ठीक है, ये क्या हो गई, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड हो गई। अब जो क्रॉसिंग ओवर होगा, जो हमारा क्या बनेगा, इसमें क्रॉसिंग ओवर होगा, ठीक है, ये क्रॉसिंग ओवर कब होगा, ये क्रॉसिंग ओवर होगा अब इसी स्टेज में, ठीक है, इस स्टेज में क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा। देखो ध्यान से देखना, ढंग से देखना, ठीक है, क्या होगा, अब जैसे ये ड्रॉ करा, ठीक है, ये ड्रॉ किया, और वैसे ही होमोलॉगस क्रोमोसोम्स में क्या होगा, ये देखो, ठीक है, क्या बना बताओ मुझे, ये पॉइंट, ये जो स्ट्रक्चर बना, ये वाला स्ट्रक्चर जो बना है, इसको हम क्या कहेंगे, बताओ, इसको हम कहेंगे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। क्या कहेंगे, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, क्या कहेंगे बताओ, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। ये वो साइट है जहां पे साइट वेयर क्रॉसिंग ओवर अकर्स, क्या है, वो साइट है जहां पे क्रॉसिंग ओवर होती है, ठीक है, क्या होती है, क्रॉसिंग ओवर होती है, ठीक है, साइट वेयर क्रॉसिंग ओवर अकर्स, ठीक है, समझ आया,
यहाँ पे क्या है, ये जो पॉइंट जहाँ पे ये एक्सचेंज चल रहा है, जहाँ पे ये पॉइंट बना है, इसको हम रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल कहते हैं। अब समझो मेरी बात, ठीक है। जब यहाँ पे ये प्रोसेस हुआ, जब ये प्रोसेस हुआ, तो अब बताओ मुझे कि इसके पास क्या प्रेजेंट होगा, आधा इसका पार्ट प्रेजेंट होगा, है ना, आधा किसका पार्ट प्रेजेंट होगा, आधा इसका पार्ट, अभी देखो मैं बताती हूँ तुम लोगों को, ठीक है, आधा इसका पार्ट होगा और आधा इस वाले का पार्ट होगा, ठीक है, आधा इस वाले का होगा, ठीक है, ये वाला होगा, एक तो क्रोमोसोम ये वाला हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना, रुको मैं और सही से बता दूं तुम लोगों को ताकि क्रिस्टल क्लियर हो जाए, ठीक है, क्रिस्टल क्लियर हो जाए। यहाँ पे ये देखो, ये वाला पार्ट जो है ये इससे आ गया, ठीक है। अब वहीं पे सिमिलरली हम दूसरा वाला जो देखेंगे वो क्या देखेंगे, ये वाला, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका पार्ट आ जाएगा, ठीक है, इसका पार्ट आ जाएगा, ये देखो, ये दिखा, ये क्या हो गया यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या हो गया, ये आपका क्रॉसिंग ओवर, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर होके यहाँ पे इसका पार्ट इस पे चला गया, इसका पार्ट इस पे चला गया, ठीक है। तो क्रॉसिंग ओवर क्या है, एक तरीके का क्रॉसिंग ओवर क्या है, क्रॉसिंग ओवर क्या है बताओ, क्रॉसिंग ओवर क्या है, क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर क्या है, क्रॉसिंग ओवर इज दी एक्सचेंज, यहाँ पे लिख रही हूं मैं, ठीक है, देखो क्रॉसिंग ओवर क्या है, क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर क्या है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, क्या है बताओ मुझे जल्दी, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज है, क्या है, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज है, किसके बीच में एक्सचेंज है, किसके बीच में एक्सचेंज है जेनेटिक मटेरियल का, बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड किसके बीच में है बताओ, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, ठीक है, किसके बीच में है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, ठीक है। यहां तक बिल्कुल बात समझ आ गई ना आप लोगों को, क्या हुआ, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बना दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के बीच में, जैसे ये क्रोमोसोम्स है इनके बीच में एक रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल फॉर्म होगा, वो साइट जहां पे क्रॉसिंग ओवर होगी, ठीक है। अब क्रॉसिंग ओवर का अगर मैं बताऊं तो क्रॉसिंग ओवर क्या है, जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल क्या, जीन्स का आदान प्रदान, ठीक है, दोनों जगह में जीन्स का आदान प्रदान को ही हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम लोग, क्रॉसिंग ओवर बोलेंगे, ठीक है। और किसके बीच में होती है ये भी याद रखना, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे आ जाओ, वापस से आ जाओ, यहाँ पे क्या है, ये एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस है, क्या है ये, एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस है, एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस है, ठीक है, एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस है। अब इसमें कौन सा एंजाइम यूज होगा, कौन सा एंजाइम होगा, रिकॉम्बिनेज, कौन सा होगा बताओ मुझे, रिकॉम्बिनेज एंजाइम यूज होगा यहाँ पे, जो ये पूरा रिकॉम्बिनेशन करता है वो कौन सा एंजाइम है, रिकॉम्बिनेज एंजाइम है। अब पेकाइटिन के लास्ट में पूरी क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट हो जाती है, जैसे कि दिख रहा है कि यहाँ पे ये एक्सचेंज मटेरियल हो चुका है, खत्म हो गया, ठीक है, पेकाइटिन की एंड ही इसी से होता है कि मटेरियल एक्सचेंज हो गया, जीन्स का आदान प्रदान हो चुका है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट स्टेज है, अब हाँ ये भी चीज है कि यहाँ पे साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स अभी भी है, गया नहीं है साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे प्रेजेंट है साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। जो नेक्स्ट स्टेज आती है हमारी कौन सी आती है, डिप्लोटीन आती है, ठीक है। अब बताओ डिप्लोटीन कौन सी है, फोर्थ स्टेज है। अब फोर्थ स्टेज में क्या होता है हमारा, जल्दी बताओ, फोर्थ स्टेज में क्या होता है हमारा, डिप्लोटीन में, डिप्लोटीन में क्या होता है, डिप्लोटीन में क्या होता है, डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, सबसे इंपॉर्टेंट बात, डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। जो ये कॉम्प्लेक्स बनाता है दो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के बीच में, वो क्या होता है, डिसॉल्व हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है, क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, और एक एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, ठीक है, स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, जिसको हम क्या कहेंगे बताओ, जिसको हम क्या कहेंगे, कियास्मेटा, क्या कहेंगे, कियास्मेटा, ठीक है, क्या कहेंगे, कियास्मेटा। अब यहाँ पे भी देख लो कैसे करना है, कैसे होता है ये प्रोसेस, यहाँ पे ये आया, ठीक है, डिसॉल्व हो चुका है, साइनेप्टोनिमल डिसॉल्व हो चुका है, ठीक है।
साइनेप्टोनीमर डिसॉल्व हो चुका है। अब यहाँ पे ये एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर फॉर्म होगा जिसको क्या कहेंगे, कियासमेटा, ठीक है, कियासमेटा कहेंगे, ठीक है, क्या कहेंगे, कियासमेटा कहेंगे, क्या कहेंगे, कियासमेटा, ठीक है, कियासमेटा। ये जो एक्स शेप स्ट्रक्चर बन रखा है ना, इसको क्या कहेंगे, कियासमेटा कहेंगे, ठीक है, क्या कहेंगे, कियासमेटा कहेंगे, ठीक है। अब जो डिप्लोटीन में ही अगर हम बात करें कि मैमेलियन oocytes, मैमेलियन oocytes कोई एक स्टेज में आके अरेस्ट हो जाती है, वो कौन सी स्टेज है, वो है डिप्लोटीन। कौन सी स्टेज है वो, डिप्लोटीन स्टेज है। तो एक और चीज लिखना है, क्या लिखना है इसमें कि मैमेलियन oocytes में क्या होता है, मैमेलियन oocytes में, मैमेलियन oocytes में, मैमेलियन oocytes में डिप्लोटीन अरेस्ट हो जाती है, ठीक है, डिप्लोटीन अरेस्ट, डिप्लोटीन स्टेज जो है, डिप्लोटीन स्टेज पे अरेस्ट हो जाते हैं, अरेस्ट, ठीक है, फॉर मंथ्स तक होता है, ठीक है, मंथ्स तक होता है। जैसे कि oocytes हो गए, बहुत सारे वर्टिब्रेट्स के मैमेलियन oocytes होता है, तो डिप्लोटीन अरेस्ट हो जाती है, ठीक है। ये फीचर्स, ये जो 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स है वो आपके डिप्लोटीन के हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेज जो हम बढ़ेंगे वो कौन सा है, वो है आपका डायकाइनेसिस। 5वां स्टेप है, बिल्कुल लास्ट स्टेप है प्रोफेज 1 का, कि बिल्कुल अब एंड है, ठीक है। अब इसमें देखो क्या होता है डायकाइनेसिस में, डायकाइनेसिस में होता है टर्मिनलाइजेशन। क्या होता है, टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियासमेटा। टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियासमेटा का मतलब क्या है, बताओ मुझे। टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियासमेटा का मतलब क्या है कि अब क्रोमोसोम्स क्या हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं, ठीक है, सेपरेट हो रहे हैं, दोनों क्रोमोसोम्स क्या हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं, देखो, ठीक है, ये क्या हो रहा है, सेपरेट हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक साइट बन रही है लास्ट में देखो, लास्ट में एक साइट बन रही है, ठीक है, लास्ट में साइट बन रही है, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल टर्मिनल, क्या बोल रहे, टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियासमेटा मतलब टर्मिनल में जाके खत्म हो रहा है, ठीक है, खत्म हो रहा है, यानी कि अब अलग अलग हो रहे हैं। और दूसरी चीज क्या हो रही है इस फेज में, दूसरी एक चीज इंपॉर्टेंट क्या हो रही है जो बाकी प्रोफेज में होती है, माइटोटिक प्रोफेज में होती है, न्यूक्लियर एनवेलप डिसइंटीग्रेट हो जाती है, ठीक है, न्यूक्लियर एनवेलप डिसइंटीग्रेट हो जाती है, ठीक है, एनवेलप डिसॉल्व हो जाती है, डिसइंटीग्रेट हो जाती है, ठीक है, डिसइंटीग्रेट हो जाती है। और ईआर वगैरह, ठीक है, ईआर हो गया, गोल्जाई हो गया, डिसअपियर हो जाता है, ठीक है। जो भी फेज जो हमने उसमें पढ़ा था प्रोफेज, माइटोटिक प्रोफेज में, सिमिलर चीज इसमें भी है, न्यूक्लियर एनवेलप डिसइंटीग्रेट हो जाती है, ईआर गोल्जाई डिसअपियर हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, ठीक है। सेंट्रियोल क्या करता है, सेंट्रियोल मूव्स ऑपोजिट पोल, ठीक है, सेंट्रियोल मूव्स ऑपोजिट पोल, ठीक है, क्या होता है, सेंट्रियोल ऑपोजिट पोल पे मूव करने लग जाता है, मूव टूवर्ड्स ऑपोजिट पोल। तो ये पूरा प्रोसेस जो है वो डायकाइनेसिस में हुआ है, ठीक है। क्रोमोसोम्स क्या आ जाते हैं, अपना साइटोप्लाज्म में आना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर एनवेलप तो गायब हो गई है, न्यूक्लियर एनवेलप गायब हो गई तो होमोलॉगस क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे, सेंट्रियोल ऑपोजिट पोल में चला जाएगा। फिर नेक्स्ट फेज आएगा जो कि हमारा मेटाफेज है, और मेटाफेज जो है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप आप लोगों को प्रोफेज 1 का पूरा सब टाइप जितने भी है वो अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे और अच्छे से क्वेश्चन बनाना इससे रिलेटेड। थैंक यू।